Hello student, your SST teacher Anita ma'am welcomes you in SST solution point with a new chapter of political science class 10th. The name of chapter is power sharing. This is a very easy chapter guys. If you watch my all videos you will understand the chapter well. In this chapter I will cover the following points: introduction of the chapter, second, Belgium and Sri Lanka model, third, why power sharing is desirable, and at last major form of power sharing, यानी different form of power sharing. So I will make videos according to these points in part, and I will teach you in a bilingual language. So student, let's start the chapter with the introduction of power sharing. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग क्या है. व्हाट इज power sharing? What do you mean by the power sharing? Power sharing means the distribution of power among the organ of government. Means क्या है बेटा? ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग लेवल्स पे, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे. अब ये पावर शेयरिंग क्यों की गई, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया? देखो, हिस्ट्री में हम जाते हैं. हिस्ट्री में बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई हैं जिनका लास्ट में जो भी चेंजेस आए लास्ट में वो पावर शेयरिंग से ही आए. मीन्स पहले क्या होता था, किंग रूल होता था और पावर सारी की सारी उनके हाथों में कंट्रोल्ड होती थी. किंग रूल हो गया या डिक्टेटरशिप हो गई, कुछ भी हुआ तो सभी वो सब पूरी पावर अपने हाथ में रखते थे. इससे क्या होता था, अगर किंग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अगर रूलर अच्छे से नहीं निभा रहा है तो वो बहुत क्रूअल सिचुएशन हो जाती थी लोगों के लिए, जिसके लिए लोगों को रेवोल्यूशन करना पड़ता था. तो हमने हिस्ट्री से ही बहुत कुछ सीखा है. हिस्ट्री से सीख के हमने ये पावर शेयरिंग जो कंसेप्ट है वो हम लेके आए, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का बेस है. यानी डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग बिना पॉसिबल नहीं है. अब क्योंकि हम इंडिया के एग्जांपल से लेते हैं, इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जिसमें बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं यहाँ पे. अगर उनमें पावर की शेयरिंग नहीं होगी तो एक कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिटी के साथ वो चीज़ ठीक नहीं होगी. तो इस एंड जल्दी ही कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाएंगे. तो इन कॉन्फ्लिक्ट से अगर हमें बचना है तो हमें पावर शेयरिंग ज़रूर कंट्री में एस्टेब्लिश करनी चाहिए, और ख़ासतौर से उन कंट्रीज़ में जहाँ पे मल्टी रिलीजन कंट्रीज़ होती हैं, उन कंट्रीज़ में पावर शेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी है. तो क्लास, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में, वो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे के डिस्क्राइब किया गया है. इसमें बेल्जियम और श्रीलंका दो कंट्रीज़ हैं, उनको लिया गया है. उनके ज़रिए पावर शेयरिंग को बताया गया है कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल होती है, पावर शेयरिंग की डिफरेंट फॉर्म क्या होती हैं, बेल्जियम ने किस तरह से अपना मॉडल तैयार किया पावर शेयरिंग का, श्रीलंका ने क्या क्या किया, और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो पावर शेयरिंग के बाद एकदम से ठीक हो गया सब कुछ, कंट्रीज़ अच्छे से रन करने लगी. तो पूरे हम इस चैप्टर में इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था स्टूडेंट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेल्जियम का मॉडल. यानी बेल्जियम की कंट्रीज़ में ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी एग्जाम्पल, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें बेल्जियम के बारे में सारा बताया हुआ है. तो अगर हम बेल्जियम की कंट्री के बारे में देखते हैं, आज प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं, तो आज बेल्जियम एक बहुत ही रिच कंट्रियों में से एक है. और लेकिन ये बहुत छोटी सी कंट्री है, हरियाणा के बराबर, यानी जो हमारी हरियाणा है उसके बराबर ही ये पड़ता है. ये अपना बॉर्डर शेयर करता है नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है. आज रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है. इस कंट्री में अगर आप जाओगे, मतलब वीज़ा इजीली लग जाता है, घूमने के पर्पज़ से भी अगर जाते हैं तो ये बहुत ही गजब कंट्री है. चॉकलेट बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एंड रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप जॉब के पर्पज़ से भी जाते हो तो आपको ईज़िली वहाँ पे वर्क मिल जाएगा.
काफ़ी अच्छी कंट्री है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पीसफुल कंट्री है। देन अगर अभी हम इस कंट्री के बारे में एग्जांपल जो दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है, प्रेजेंट की पॉपुलेशन है 11.5 मिलियन पॉपुलेशन है, जो हरियाणा की पॉपुलेशन से काफ़ी कम है, और ब्रुसेल्स इसकी एक कैपिटल है। अगर हम इसके एथनिक कंपोजिशन पे आए तो 59% जो है यहाँ डच स्पीकर हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, एंड 40% फ्रेंच स्पीकर हैं जो वेलम रीजन में रहते हैं। इनमें से अब 1% जो रह गए हैं वो हैं जर्मन स्पीकर जो इनके साथ ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों के मतलब ज़्यादातर ये जर्मन, डच और फ्रेंच के बीच में ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी जो ये मैप में देखना, ये हमारा कंट्रीज़ हैं सारी, और इनमें यूरोप में ये सर्कल में जो है ये हमारा बेल्जियम है। तो देखो बिल्कुल ही छोटी सी कंट्री है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ ब्रुसेल्स। अच्छा, ब्रुसेल्स क्या थी? इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। देखो ये बेल्जियम का मैप है, राइट में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नीदरलैंड, फ्रांस इनके इसके बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। ब्रुसेल्स इसके बिल्कुल बीच में पड़ रहा है। तो 80 ब्रुसेल्स की अगर एथनिक कंपोजिशन को हम कंपेयर करें बेल्जियम से तो ये थोड़ा सा बिल्कुल मतलब अलग पड़ रहा है। 80% इसमें फ्रेंच स्पीकर हैं और 20% इसमें डच स्पीकर हैं। जो अगर अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया एथनिक कंपोजिशन ऑफ ब्रुसेल्स। अगर हम बात करें कि रीज़न क्या रहा, ये रीज़न फॉर द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, ये जो दो कम्युनिटी हैं इनके बीच में टेंशन क्या रही, क्यों इसका एग्जाम्पल शेयर किया गया। First, the minority French were rich and the powerful, but the Dutch were poor and in majority. अब देखिए, जो फ्रेंच स्पीकर हैं वो लोग हैं तो माइनॉरिटी में, लेकिन वो लोग क्या हैं, रिच हैं एंड पावरफुल हैं। और ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ये उनको डच स्पीकर को बहुत फील होने लगी। उनको अच्छा नहीं लगता था कि एक जो ग्रुप है सोसाइटी का वो बहुत पावरफुल है और जो दूसरा ग्रुप है वो बहुत पुअर है। तो ये जो गैप होता है ये कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ को इरिटेट करता है। डच स्पीकर फैसिलिटेड मच लेटर। डच स्पीकर जो हैं उनको बहुत बाद में जाके फैसिलिटीज़ मिली हैं। पहले तो फ्रेंच स्पीकर ही फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते थे, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब फैसिलिटी इनको बहुत बाद में मिली हैं जब इन्होंने अपना मॉडल प्रिपेयर किया। Next, this tension was more acute in Brussels because the majority of Dutch speaker there. Brussels और बेल्जियम दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो दोनों में ही डच जो स्पीकर हैं वो मेजोरिटी में पड़ते हैं, लेकिन वो पुअर हैं। अब टेंशन यहाँ ये हो जाती है कि जो फ्रेंच स्पीकर हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ जा रही है और डच स्पीकर को नहीं जा रही। ये मेन इनकी प्रॉब्लम है। और दूसरी है गैप जो बिटवीन रिच एंड पुअर आ रहा है। नेक्स्ट, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। हम इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया अपनी सोसाइटी को, दोनों ही कम्युनिटीज़ को किस तरह से एस्टेब्लिश किया। वो बेल्जियम गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली वर्क किया। उन्होंने ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इन पॉइंटों के जरिए, इन कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं उनके जरिए अपनी जो कंट्री है उसको पीसफुल बनाया। तो हम देखेंगे कि 1970 से लेकर 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट किए गए, इसमें चेंजेस किए गए ताकि वो अपनी कंट्री में लोगों में इक्वलिटी ला सकें और जो ये कॉन्फ्लिक्ट रेज हुए हैं उनको रिमूव कर सकें। And they amended the constitution 4 times since 1970 to 1993. Second, Brussels was chosen for the headquarter of Europe Union. ब्रुसेल्स क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट जगह थी, एक यहाँ पे अभी भी अगर हम देखें तो नाटो का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, और अब इस लाइन के जरिए हमें पता चल रहा है कि यूरोपियन यूनियन का भी यहाँ पे हेडक्वार्टर है।
तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी ये कंट्री हैं, इनका एक ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मीन्स जो दोनों ही कम्युनिटी हैं इनके लीडर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दी गई। यानी फॉर एग्जांपल अगर 100 लीडर लेने हैं तो 50 डच स्पीकर आ जाएंगे, 50 फ्रेंच स्पीकर से आ जाएंगे। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने से ऑलमोस्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई थी। स्टेट सेंट्रल दोनों को पावर दी गई, स्टेट को कुछ ज़्यादा पावर दे दी गई और फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया जो हमारा इंडिया में भी है। यानी सेंट्रल और स्टेट को डिफरेंट पावर दी हुई हैं, दोनों अपनी पावर का एंजॉय करते हैं, दोनों एक दूसरे की पावर में कोई इंटरफेयर नहीं करते। इसमें स्टेट को ज़्यादा पावर दी जाती हैं। मोर पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिकैमरल पार्लियामेंट को इन्होंने अडॉप्ट किया। यूनिकैमरल बेटा देखो, पार्लियामेंट दो तरह की होती है, एक तो बाइकैमरल, एक यूनिकैमरल। बाइकैमरल में दो हाउसेज होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, यानी राज्यसभा एंड लोकसभा। एंड यूनिकैमरल में एक ही हाउस होता है। तो यूनिकैमरल इनकी पार्लियामेंट है एंड इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेस एंड रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो है काम दिया। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। कम्युनिटी गवर्नमेंट ये पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी पूरे वर्ल्ड में। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे मैं इसको आपको इंडिया के एग्जांपल से समझाती हूँ। हिंदू अपने हिंदू लीडर्स को चुनेंगे, हिंदू को वोट करेंगे और मुस्लिम को वोट करेंगे। जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी डचेस और फ्रेंच के बेस पे, डचेस स्पीकर जो होते थे वो अपने डचेस स्पीकर्स को ही लैंग्वेज बेस बना दी थी। तो इनको मेन ड्यूटी क्या दी, इनका वर्क एरिया लिमिटेड रखा गया जिसमें इनको सिर्फ कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज बेस ही पावर दी गई। यानी ये अपने कल्चर पे, एजुकेशन सिस्टम पे और लैंग्वेज पे ही का ही रोल अदा कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट थी। देखो आप देखते हो ये जितने भी 5 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, अमेंडमेंट दिए हुए हैं, तो ये इन्होंने बेल्जियम ने बहुत स्मार्टली वर्क किया और बहुत अच्छे से अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट रेज हुए थे उनको दूर करा। तो ये हमारा बेटा अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम का मॉडल था। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल वे विच इज श्रीलंकन मॉडल। श्रीलंका बेटा, श्रीलंका जो है ये हमारे साउथ मोस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड है इंडिया के, और जो पाक स्टेट है वो इंडिया से श्रीलंका को लिंक करता है। एंड ये भी, और इसके अगर हम एरिया वाइज देखें तो इसका भी हरियाणा के इक्वल ही एरिया पड़ता है, पॉपुलेशन और एरिया वाइज ये बिल्कुल हरियाणा के इक्वल ही है। और ये हमारा, इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसकी जो कंपोजिशन है इसमें 2 तरह के 2 लैंग्वेज स्पीकर लोग रहते हैं, लैंग्वेज स्पीकर। फर्स्ट तमिल एंड सिन्हाला। सिन्हालास जो हैं वो वहाँ मेजोरिटी में हैं और तमिल जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। सिन्हाला के अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 74% सिन्हाला स्पीकर हैं जो कि सारे बुद्धिस्ट हैं। और अगर तमिल्स की हम बात करें वो सिर्फ 18% है वहाँ पे जो तमिल हैं वो भी 2 तरह के तमिल है। एक तो श्रीलंकन ही नेटिव तमिल है जो वहीं के बहुत लंबे टाइम से उनके फोरफादर वहीं रह रहे थे, और दूसरे जो हैं वो इंडिया से माइग्रेट होके गए हैं प्लांटेशन वर्कर के उसमें, वो इंडियन तमिल हैं। तो ये हो गया एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप है, इन दोनों के बीच में टेंशन रहती है। ये है हमारा 7% पॉपुलेशन। देखो इसमें सिन्हाला में जो है, सिन्हाला और तमिल से अलग जो 7% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की है, जो दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेते हैं, तमिल भी बोल लेते हैं, सिन्हाला भी बोल देते हैं। तो उनका बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मेन कॉन्फ्लिक्ट किनके बीच में है? तमिल्स और सिन्हाला के बीच में है। अब इसके जो मतलब इससे होता क्या है, यानी इफेक्ट क्या पड़े इसके, जो इस बिहेवियर के, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में रेज होता चला गया तो
वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए, मेनली गवर्नमेंट ने वहाँ ये बोला कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 श्रीलंका अडोप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटिज्म, यानी यहाँ की गवर्नमेंट ने मेजोरिटी को ही प्रेफरेंस दिया। बेल्जियम की तरह इनका मॉडल स्मार्ट नहीं था। ये लोग इन्होंने मैं बताऊं तो कैसे कहूँ आपको, ये इन्होंने ऐसा फुलिश वर्क किया जिससे कि बहुत सारे डेथ हुई, कैजुअलिटीज़ हुई और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया। आप देखेंगे इन पॉइंट्स में वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया। इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने मेजोरिटिज्म को ही अपना एक अडॉप्ट कर लिया और सिन्हाला जो कि मेजोरिटी में थे उनकी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर दी श्रीलंका पे। 1956 में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कई बार इसको एक्ट के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज द सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 के एक्ट में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। एंड सिन्हाला स्पीकर वर प्रेफर्ड बोथ फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। और सिन्हाला स्पीकर को ही दोनों के लिए उन्होंने गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी की पोजीशन के लिए सिन्हाला स्पीकर को ही वो लोग प्रेफरेंस देते थे। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ सिन्हाला लैंग्वेज। सिन्हाला लैंग्वेज को स्ट्रेंथ और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अब यहाँ पे आप देखिए एकदम से अपोजिट पॉइंट हो जाता है। बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया अपने लोगों को और इक्वलिटी देने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, और ये लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं सिन्हाला को और ज़्यादा पावर देने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने थे। अब जो ये गवर्नमेंट ने किया इसका तमिल लोगों पे क्या इफेक्ट आया। इफेक्ट ऑन तमिल्स। फर्स्ट, द तमिल फेल्ट आइसोलेटेड। तमिल आइसोलेटेड फील करने लगे, लोनली फील करने लगे, ऐसा उन्हें फील होने लगा कि उनका कोई नहीं है, यहाँ अकेले अलग थलग से पड़े हैं। दे थॉट दैट इवन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अगेंस्ट दैम। उन्होंने सोचा कि जो इवन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे हैं वो भी उनके अगेंस्ट ही बना रहे हैं। नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ओवर कंसिडर देयर नीड्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी नीड्स के लिए नहीं सोचा, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। द तमिल फॉर्म्ड ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टीज टू फाइट फॉर राइट। तमिल्स इन सब से जूझते हुए तमिल्स ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी, अपनी पार्टीज बनानी स्टार्ट कर दी। दे डिमांडेड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर लैंग्वेज एंड सेपरेट स्टेट विद ऑटोनोमस स्टेटस वर रिपीटेडली नेग्लेक्टेड। उनकी जो डिमांड थी वो, उनकी क्या डिमांड थी, वो अपनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइजेशन चाहते थे और एक सेपरेट स्टेट वो चाहते थे जिसमें वो लोग सारे तमिल मिलके उसमें रह सकें, लेकिन उनकी इस डिमांड को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। दिस मेड सम ग्रुप लाइक लिटे टू टेक वायलेंट एक्शन। अब क्योंकि इन्होंने स्टार्ट ही कर दिया था अपने ग्रुप बनाना, अपने राइट्स के लिए फाइट करने के लिए, तो ये लिटे जो ग्रुप था ये सामने आया और इन्होंने अपने लोगों के लिए फाइट करनी शुरू कर दी और ये लोग वॉलेंट एक्शन लेने लगे। सिविल वार दस ब्रोक आउट बिटवीन द तमिल्स एंड सिन्हाला। इस तरह से जो भी ये पार्शियल बिहेवियर किया गया था इसकी वजह से सिविल वॉर सोसाइटी में हो गया। सिन्हालास तमिल को मार रहे थे, तमिल सिन्हालास को मार रहे थे। थाउजेंड्स पीपल की इसमें डेथ हो गई। थाउजेंड्स ऑफ तमिल फैमिलीज कंट्री को छोड़ के जाने लगे, रिफ्यूजी हो गए कहीं अदर कंट्रीज में जाके। तो ये सारा श्रीलंकन गवर्नमेंट के उस बिल की वजह से जो तमिल लोगों को सहना पड़ा, ये सब कॉन्फ्लिक्ट घटने की बजाय बढ़ते ही चले गए। तो स्टूडेंट, ये हमारे दोनों मॉडल थे, श्रीलंकन एंड तमिल मॉडल। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। So don't forget to watch the next video.